हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद दिव्या। फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए के एस्ट्रोलॉजर्स ने एक कॉस्मिक बेबी की खोज की है जो सबसे कम उम्र का ज्ञात मैग्नेटर्स है, जो लगभग 240 वर्ष पुराना है, जिसे स्विफ्ट J1818O1607 नाम दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर लीगो वर्गो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स ने एक रहस्यात्मक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, तारों के विकास तथा 1950 में आइंस्टीन द्वारा बताए गए ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। दोस्तों, प्राचीन लोगों का मानना था कि तारे हमेशा अमर होते हैं और उनमें कभी भी बदलाव नहीं होते, परंतु आज हम जानते हैं कि प्रत्येक तारे का भी एक जीवन काल होता है और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तारों की मृत्यु मूल रूप से उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बेहद कम द्रव्यमान वाले तारों का अंत व्हाइट ड्वार्फ के रूप में, तो बेहद अधिक द्रव्यमान वाले तारों का अंत ब्लैक होल्स के रूप में, तथा इसके बीच के द्रव्यमान वाले तारों का अंत न्यूट्रॉन स्टार के रूप में होता है। हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम न्यूट्रॉन स्टार का नाम काविरा है। यह स्टार अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन अर्थात लघु सप्तऋषि तारामंडल में स्थित है। हमारी पृथ्वी के सबसे सामने मौजूद पल्सर J0181831 है, जो 280 प्रकाश वर्ष दूर है। तो आइए हम जानते हैं तारे के जन्म और उसकी उत्पत्ति के बारे में, अर्थात बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ ए स्टार। दोस्तों, तारे का निर्माण के लिए कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तारे का जीवन चक्र गैलेक्सीज में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने क्लाउड्स के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के एक परमाणु का निर्माण करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो तारों के केंद्र से सतह की ओर आती रहती है। तारों के केंद्र में सबसे पहले हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, फिर हीलियम का कार्बन में, कार्बन का नियॉन में, नियॉन का ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का सिलिकॉन में और सिलिकॉन का आयरन में। इसके बाद आयरन का न्यूक्लियर फ्यूजन आगे नहीं हो पाता। अतः तारों का ईंधन समाप्त हो जाने के कारण ये तारे स्वयं को अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संभाल नहीं पाते और एक बड़े धमाके के साथ कोलैप्स हो जाते हैं। यह धमाका सुपरनोवा कहलाता है, जिससे इनका आकार छोटा होता जाता है, परंतु अभी भी इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना तक होता है। ये तारे घने समूह का निर्माण करते हैं, जिससे इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल सामान्यतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 2 बिलियन गुना अधिक होता है। लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जब ये तारे घूमते हैं तो इनके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे पृथ्वी से ये हमें ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं। इन तारों के रिपल्शन इफेक्ट्स के कारण इन्हें पल्सर भी कहा जाता है, और जब इनकी एनर्जी समाप्त हो जाती है तो ये एक सामान्य न्यूट्रॉन स्टार रह जाता है। आपको बता दें कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार सामग्री का वजन पृथ्वी के 4 बिलियन टन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10 की घात 17 किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब होता है। न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। यह अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो आइए अब हम जानते हैं ब्लैक होल्स, लिगो वर्गो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स तथा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। आपको बता दें कि 2017 नोबेल प्राइज के विनर राइनर वेसिस बेरिसिब्रेसिस किप एस थॉर्न थे। इन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में सफलता हासिल की। हालांकि 1950 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पेपर ऑन द थियरी ऑफ ग्रेविटेशनल रिलेटिविटी में यह बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। हालांकि उन्होंने माना था कि ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी फेंट होती हैं कि इनका अनुभव नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। हालांकि अब लिगो वर्गो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स के माध्यम से इन ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जेक्ट करना आसान है। तो आइए हम जानते हैं कि ये लिगो वर्गो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स क्या है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के टकराने, उनके बनने, न्यूट्रॉन स्टार तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ रहस्यात्मक विवरणों का अध्ययन करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव को आधार माना। ग्रेविटेशनल वेव्स की उत्पत्ति प्रत्येक तारे के टकराने, ब्लैक होल्स बनने तथा विभिन्न ब्रह्मांडीय टक्करों के दौरान उत्पन्न होती है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स संपूर्ण यूनिवर्स में एक समान रूप से गति करती हैं। हालांकि पृथ्वी पर जब ये पहुंचती हैं तो ये इतनी फेंट हो चुकी होती हैं कि इनका अनुभव सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता है। हालांकि इनका प्रभाव हमारे शरीर सहित विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर दिखने को मिलता है। इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने अमेरिका में लिगो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स का निर्माण किया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें ये जो 2 भुजाएं दिखाई दे रही हैं, ये लेजर बीम इनके अंदर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम भी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी रखा गया है। लिगो की ही अमेरिका में 2 शाखाएं हैं। एक लिगो हैंड्सफोर्ड ऑब्जर्वेटरी और दूसरी लिगो लिंगस्टन ऑब्जर्वेटरी। ये दोनों एक दूसरे से 3000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनका काम यह है कि जो हैंड्सफोर्ड ऑब्जर्वेटरी में जो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में डिटेक्शन किया जाता है, उसका प्रमाण लिंगस्टन ऑब्जर्वेटरी में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इटली की वर्गो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी भी यही काम करती है। इटली स्थित यह ऑब्जर्वेटरी हैंड्सफोर्ड ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त डिटेक्शंस को प्रमाणित करती है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो हैंड्सफोर्ड ऑब्जर्वेटरी में ग्रेविटेशनल वेव्स का अनुभव किया गया है, सेम वही तरंगें लिंगस्टन स्थित लिगो ऑब्जर्वेटरी में और सेम वही तरंगें वर्गो ऑब्जर्वेटरी में प्राप्त हो रही होती हैं। इस आधार पर इन्हें वास्तविक तौर पर ग्रेविटेशनल वेव्स माना जाता है। आपको बता दें कि इन 2 भुजाओं में लेजर बीम काफी तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और जब ये एक स्थान पर मिलती हैं तो ये एक सिंगल बीम के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं और इनसे जो इनके रिपल्सन से जो भी वेव्स उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को ही ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दिया जाता है। अमेरिका की लिगो ऑब्जर्वेटरी की तर्ज पर ही जर्मनी में जेईओ, जापान में कागरा और इंडिया में लिगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी विकसित की गई हैं। ये भी ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। आपको बता दें कि यदि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हमें सटीक जानकारी प्राप्त हो जाती है तो इसके माध्यम से हम ब्लैक होल्स,
तारों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के विकास तथा विभिन्न ब्रह्मांडीय रहस्यात्मक विवरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। सर्वप्रथम मिशेल ने ब्लैक होल्स के अस्तित्व की कल्पना की थी। ब्लैक होल्स अपने सरफेस से किसी चीज का, यहां तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि ब्लैक होल्स में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। ब्लैक होल्स से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसलिए ब्लैक होल्स अदृश्य होते हैं, वे देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। और यदि हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं तो हमें ब्लैक होल्स को समझने और एक पृथ्वी के समानांतर एक दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रहों के निर्माण और उनके विकास और उनके अंत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। हाल ही में जो रिसर्च सामने आई है उसमें 2.6 सोलर द्रव्यमान वाले एक ऑब्जेक्ट को 23 सोलर द्रव्यमान वाले एक ब्लैक होल्स के साथ मर्ज होते हुए डिटेक्ट किया गया है, जिसे इससे पहले पृथ्वी पर अगस्त 2019 में डिटेक्ट किया गया था। लेकिन इस 9:1 के अनुपात के द्रव्यमान वाले इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के साथ लीगो वर्गो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स द्वारा ये एक महती उपलब्धि और बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।